ओके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। बाय मी सीडीपी आपको पढ़ाया जा रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन। आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा आपसे करेंगे, जिसका नाम है बाल केंद्रीय शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या है चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब, क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब, आज हम उस बात को समझेंगे। कल की क्लास में हमने अपनी तरफ से पढ़ाया था, जैसे आप शॉर्ट में किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो वो मैंने आपको दिया था। अब अगर आप पीपीटी के फॉर्म में देखना चाहते हैं या और भी बातें जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो इस क्लास को आप देख करके समझ सकते हैं। और इस क्लास से सीटेट में निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। आप पेपर देके आइएगा, उसके बाद आप खुद एहसास करेंगे कि मैंने क्या कहा था, क्या पढ़ाया था। ठीक है, 1 से 2 नंबर इस क्लास से पक्का है, निश्चित है। ठीक, आइए इस क्लास को चालू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है मैंने आपको बताया, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। आइए समझते हैं कि क्या है चाइल्ड सेंटर्ड कॉन्सेप्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा में कुछ चीजें मैं आपको जो पीपीटी में लिखी हुई हैं उसको पढ़ के बताता हूं। एक है कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो होगा वो कौन होगा, बच्चा होता है। बच्चे के इर्द गिर्द, बच्चों के चारों तरफ टीचर होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, स्कूल व्यवस्थाएं होती हैं, है ना, बुक्स होती हैं। कहने का मतलब सब कुछ, ये जो भी चीजें हैं, विद्यालय, विद्यालय की सुविधाएं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, पाठ्यक्रम, पाठचर्या, सिलेबस एंड करिकुलम, ये सब बच्चे के लिए हैं। बच्चा इनके लिए नहीं है बल्कि ये बच्चे के लिए है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, बालक है। तो एक पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए अधिगम के समय। मतलब जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हों, बच्चों को समझा रहे हों, तो उस समय बालक की क्षमता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक वर्ष में बालक की विभिन्न क्षमताएं होती हैं। अब आप खुद बताओ कि अगर 18 साल का लड़का 4 रोटी खा सकता है, तो क्या 2 साल का लड़का भी 4 रोटी खा सकता है? नहीं खा सकता, उसकी क्षमता अलग है। कोई नॉनवेज खाना चाहता है, कोई वेज खाना चाहता है, कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कोई हिंदी पढ़ना चाहता है। तो किस बच्चे की किस विषय में रुचि है। जैसे मैं बताऊं, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मेरा दोस्त, उसका नाम गौरव सिंह है। तो इस समय वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वो एक विषय पे अपनी रुचि को, जो उसकी रुचि थी उसी में वो आगे बढ़ता चला गया। उसकी रुचि बचपन से हिंदी में थी। जब वो हिंदी में कविताएं लिखता था, हिंदी में पढ़ता था, हिंदी को ज़्यादा महत्व देता था, तो उस समय कुछ लोगों ने उसे नॉर्मल समझा, बल्कि कुछ हंसी मजाक भी हुआ कि तुम तो हिंदी जानते हो, गणित या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो हिंदी से जुड़ाव अपना बनाए रखा और आज हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट खराब है, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है। प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चा अपना भविष्य अच्छा सा बना सकता है और समझदार व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, इसलिए जो उसकी रुचि है उसकी अवहेलना हमें कभी नहीं करनी है। उसकी रुचियों का विशेष ध्यान रखना है। किस प्रवृत्ति का है ना। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे एम्बिवर्ट होते हैं। इट मीन्स अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी वाला शर्मीला ज्यादा होगा, बहिर्मुखी वाला सामाजिक होगा, बोलने में अक्कड़ होगा, है ना, ज्यादा बोलेगा। ठीक है, तो उनकी प्रवृत्तियों का भी पढ़ाते समय ख्याल रखना है। और उनकी क्षमता तो मैंने आपसे बता ही दिया, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब जो उनके जीवन में पढ़ते समय, सीखते समय जो भी समस्या आ रही है, देखो ये मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषताएं बता रहा हूं कि अगर आप अपनी क्लास में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लागू करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान एक अच्छे शिक्षक को रखना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी बात कौन सी है कि उनकी जो दैनिक समस्याएं हैं पढ़ने लिखने से संबंधित या और भी जो उनके जीवन में समस्याएं हैं, उनका समाधान पहले आप बताएं, फिर उनको इस योग्य बनाएं कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं से भी कर सकें। ठीक है,
अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। मान लीजिए, देखिए आपको साइकोलॉजी अगर आप पढ़े हैं, सीडीपी आप पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि प्रत्येक क्लास में 3 प्रकार के मुख्यतः बच्चे पाए जाते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि का और मंद बुद्धि का। ठीक है, तो अगर हम ये कोई चीज मान लीजिए पढ़ाते हैं, तो प्रतिभाशाली वाला तो एक दिन में समझ जाएगा, उसी वक्त समझ जाएगा। सामान्य बुद्धि वाला हो सकता है 2-4 घंटे बाद समझे या 1-2 दिन बाद समझे। मंद बुद्धि वाला हो सकता है 1 हफ्ते बाद समझे, आपकी बात को समझने में उसको देरी लगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, व्यक्तिगत शिक्षण पर भी बल देना है। अगर कोई मंद बुद्धि का बच्चा है तो हमें धैर्य दिखाना है, किस समय तक में वो सीखेगा उस समय को उसे देना है, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन उसे देना है, उस वक्त तक हमें धैर्य दिखाना है। उसकी उस 10 दिनों में, उन 10 दिनों में, उस हफ्ते में जो उसकी समस्या आएगी सीखते समय, पढ़ते समय, हो सकता है कोई चीज वो आपसे 4 बार 5 बार पूछे, तो आपको धैर्य के साथ उसका जवाब देना है। आपको संवेगात्मक विकास अपना प्रदर्शित करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हम संवेगात्मक रूप से अपना धैर्य खो देंगे या संवेगात्मक रूप से हम जो गुस्सा है वो हमारा कंट्रोल नहीं होगा, बच्चे को मार देंगे, पीट देंगे, इस टाइप का आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर 5वां क्या है, स्वावलंबी व स्वतंत्र बनने की प्रेरणा दी जाती है। देखो, हमारा शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है, हमारे बच्चों को, या जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य केवल एक है, अच्छा नागरिक बनना, सबसे पहला उद्देश्य, और दूसरा आर्थिक लाभ कमाना। आर्थिक लाभ कहने का मतलब जॉब लग जाए, कहीं लाइफ सेटल हो जाए, है ना, कुछ मतलब हम किसी से मांगे नहीं कोई चीज, अपने से हम अपनी जरूरतों को दैनिक लाइफ में, जो हमारे दैनिक जीवन में जरूरतें हैं, उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो उन्हें स्वावलंबी बनना है, मतलब अपने काम को स्वयं से कर सके, स्वतंत्र रहना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी नहीं होनी चाहिए। ये भी चाइल्ड एजुकेशन की एक क्या है, फीचर है, विशेषता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन में रहकर कार्यों के निष्पादन कराने पर बल देना चाहिए। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड का ये मतलब नहीं होता कि बच्चा एकदम फ्री हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, उसकी जो इच्छा है वो करेगा, नहीं। आपकी रुचियों का, आपकी क्षमताओं का, आपकी योग्यता का ध्यान हम रखेंगे, लेकिन आपको भी इतना स्वतंत्रता नहीं है कि आप हमारी जेब से पेन निकाल के ले जाओ या आप हमारी बात को ना मानो। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन। जब आप हमारी बात को मानोगे, अनुशासन में रहोगे, नियमित समय से स्कूल आओगे, समय से जाओगे, होमवर्क करोगे, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। और आप अपने मन से आओगे और फिर टीचर से बहस करोगे, फिर कहोगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप गलत हो। अनुशासन भंग करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन स्थापित नहीं की जा सकती है ना। हमने कह तो दिया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, लेकिन शिक्षक का भी महत्व कम नहीं हुआ है। ठीक, अब आइए, आत्मविश्वास विकसित किया जाता है जिससे स्वावलंबी बन सके। स्वावलंबी बनने का मतलब वो अपने ऊपर डिपेंड हो, स्वयं के कार्यों को स्वयं से कर सके, वो स्वावलंबी बनने का मतलब ये है। ठीक है, क्या है, आत्मविश्वास विकसित करना। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है, आत्मविश्वास डेवलप करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, आपको मैंने बहुत पहले भी मैं एक कहावत कहता हूं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर हमारा मन हार गया ना, तो उसी दिन हम हार जाते हैं, और अगर मन हमारा अभी भी नहीं हारा है तो हम फिर से उठ के लड़ने की योग्यता रखते हैं, साहस हम में है। तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कौन विकसित कर सकता है? अच्छी अच्छी कहानियां सुना के, अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके, प्रैक्टिकल करवा करके, खेल खेल में, बातों से अपने प्रेरणा कौन दे सकता है? शिक्षक। आत्मविश्वास कौन डेवलप कर सकता है? शिक्षक डेवलप कर सकता है। तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी विकसित करना है, ताकि वो इस बात को समझ सके कि वो इस काम को कर सकता है। ठीक है, वो इस कार्य को कर सकता है, किसी भी कार्य को कर सकता है। ठीक है, हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाए। हस्तपरक कहने का मतलब प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग। कोई बात जो किताब में लिखी है उसको हम करके भी दिखाएं, है ना। जैसे हम उसको कला पढ़ा रहे थे, आर्ट पढ़ा रहे थे, और उसे हमने दिखाया कि काला रंग बनता कैसे है। हमने क्या मिक्स किया, हमने रेड और ग्रीन आपस में मिक्स किया और खूब अच्छे से मिलाया उसे, तो वो ब्लैक हो गया। इस बात को केवल हमने पढ़ाया ही नहीं,
बल्कि बच्चों को बच्चों के हाथों से करके भी दिखाया। मैंने कहा सब लोग इसे ब्लैक कलर बना के दिखाओ कि आपके पास ब्लैक कलर कैसे बनेगा, तो हरा और लाल मिलाने से क्या बन जाएगा, काला बन जाएगा। इस तरीके से मतलब कहने का हमारे क्या उद्देश्य है कि जो चीजें किताबों में लिखी हों केवल वो ओरल या शाब्दिक न रह जाएं, बल्कि वो अपने हाथों से उसे करके देखें कि ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि केवल लिखा है और होता ना हो, ठीक है। प्रैक्टिकल करना, उस पर प्रयोग करना, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाई डूइंग, जिसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग बाई डूइंग, ठीक। तो आई थिंक यहां से बाल केंद्रित शिक्षा आप समझ गए होंगे। बहुत सी बातें हमने आपसे की, बहुत जो जरूरी हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ये चीजें जितनी मैंने बताई हैं यहीं से आपका सीटेट का एग्जाम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक दो प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए कुछ और बातों को समझते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मुख्य रूप से कौन इसमें है, बालक है। अच्छी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। शिक्षण विधियां मतलब बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए जिस विधि का हम प्रयोग करें। अक्सर आगमन विधि का छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर क्या बताते हैं, नियम बताते हैं बच्चों को। ये इसकी मैंने पूरी क्लास ली है, कम से कम 10 विधियां आपको, शिक्षण विधियां लगभग 10 से 12 मैंने आपको पढ़ाई हैं। फिर क्या है, पाठ्यक्रम बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम में जो पूर्वाग्रह है वो नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब जो पुराने विचार हैं उससे ग्रसित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए सर, लैंगिक भेदभाव उसके पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए कि लड़की या लड़के में अंतर दिखाया गया हो। बहादुरी की कहानी होनी चाहिए, देशभक्ति की कविताएं होनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना डेवलप की जा सके। फिर क्या है, प्रबंधन और अनुशासन। थोड़ा सा स्कूल का मैनेजमेंट और डिसिप्लिन भी अच्छा होना चाहिए। अगर कमजोर हुआ तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, फिर बच्चे मनमानी करने लगेंगे। फिर क्या है, मूल्यांकन और परीक्षण। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, फिर भी जो टीचर्स हैं, जो प्रबंधक हैं, जो मतलब वहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं, फेल नहीं करते हैं। फेल तो अभी भी नहीं किया जा सकता, बच्चे को फेल करना मना है, उसे प्रमोट कर दिया जाएगा अगर वो फेल होता है तो भी। लेकिन फिर भी ऐसे तो 2-4 बच्चे होंगे, लेकिन जो 95% बच्चे हैं, जो 90% बच्चे हैं, उनके साथ क्या हो, उनके साथ उनका मूल्यांकन और परीक्षण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। मान लीजिए 5 बच्चे प्रतिभाशाली हैं तो पांचों का मूल्यांकन सही तरीके से किया जाना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो डिवीजन दिया जाता है क्लास में, वो भी जो जिस लायक हो उस लायक उसे पद प्रदान किया जाना चाहिए। अब कोई सेकंड आने वाला है, हम पक्षपात करके उसको फर्स्ट कर दें, फर्स्ट वाले को सेकंड कर दें, तो ये ठीक नहीं है। और मूल्यांकन और परीक्षण व्यवहारिक तरीके से भी किया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि केवल बच्चा किताबी चीजों को जानता है, सिद्धांत जानता है, पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन उसके अंदर दैनिक जीवन में जीने की कला नहीं है, उसका संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान आपको रखना होगा। समस्याओं का निदान सबसे बड़ी बात, अंततः जो शिक्षा का उद्देश्य है, जीवन का हमारे उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में हमारे नित्य प्रतिदिन कई समस्याएं, कभी छोटी कभी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए। तो इस बात को भी हम शिक्षा के माध्यम से ही उसके अंदर विशेषता या गुण विकसित करते हैं बच्चे के अंदर। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बच्चा अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं से कर सके, ठीक है। इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई प्रॉमिस टू ऑल, किसी का भी कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से गलत होने वाला नहीं है। बहुत मेहनत करके पीपीटी बनवाई जाती है, ठीक है, और बहुत सुंदर पीपीटी बनवाई जाती है। ओके, चलिए, बाल केंद्रित शिक्षण के लिए क्या सिद्धांत हो सकते हैं, मतलब जब हम क्लास में जाएं तो बच्चों के लिए कौन कौन से सिद्धांत हम लेकर जाएं अपने मस्तिष्क में, किन किन सिद्धांतों का पालन हमें करना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा मैं उसकी भी करता हूं। देखो, कई जगह आपको सीडीपी पढ़ाया जा रहा होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ही केवल पढ़ा रहा हूं, हर जगह सीडीपी आपको पढ़ाई जा रही होगी, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं वो भी पढ़ा रहे होंगे। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस बात की श्योरिटी है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
अब आइए बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत की। एक होता है चयन का सिद्धांत, मतलब बच्चों को चयन करने का मौका दिया जाता है कि आप खुद ही चूज कर लो कि आज बरसात हो रही है, मौसम अच्छा है, अंताक्षरी खेलना चाहते हो कि पढ़ना चाहते हो कि बाहर कहीं घूमने चलना चाहते हो। मतलब बच्चों को हमेशा दबाव में, प्रेशर में न रखा जाए, उनको फ्री रखा जाए, अनुशासन में फ्री रखा जाए। ऐसा नहीं कि सर आज तो मेरा घर जाने का मन है, बैग उठाए और घर चले गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। मतलब स्वतंत्रता देंगे लेकिन एक दायरे के अंदर। जैसे स्किनर ने पावलाव के कुत्ते की तरह हमको बच्चों को बांधना नहीं है। स्किनर ने जिस प्रकार स्वतंत्रता दी थी अपने चूहे को, है ना, स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया और स्किनर बॉक्स बनाया, सीमा उसकी बनाई कि तुम इतने में ही घूम सकते हो, स्वतंत्रता तुम्हारी इतने तक ही है। मैं पावलाव की तरह कुत्ते को बांध तो नहीं रहा हूं, चूहे को बांधना तो नहीं है मुझे, लेकिन स्वतंत्रता दे रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम मेरा घर छोड़ के चले जाओगे, तुमको उसी बॉक्स में ही घूमना टहलना है। इट मीन्स जो आपकी फ्रीडम है, जो आपकी स्वतंत्रता है, वो स्कूल की सीमा के अंतर्गत ही है। ठीक है, स्कूल की सीमा में रहकर ही आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। और कभी कभी जैसे समय अच्छा होता है, टूर भी ले जाते हैं टीचर्स लोग, तो आपको वहां भी ले जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो चयन का सिद्धांत यही कहता है कि अगर आज आपका पढ़ने का मन नहीं है तो टीचर जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ाएगा। कुछ खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि इंटरटेनमेंट भी बना रहे बच्चों के अंदर। फिर देखिए प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि हमें बच्चों से इस तरीके से जुड़ के रहना चाहिए कि हम उनके लिए मोटिवेशन का काम कर सकें, हम उनके लिए प्रेरणा का काम कर सकें, हमेशा वो किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहें। हम उनके साथ इस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करें, इस तरीके से बात करें, इस तरीके से पेश आए उनके सामने कि वो जब भी हमको देखें या हम जब क्लास में आए तो बच्चों के अंदर एक नई एनर्जी आए हमको देख करके कि सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ये हमें आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और बचपन से ही उन्हें बताओ कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम IAS बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। इस तरीके से उनको सपने दिखाना बुरा नहीं है। ठीक है, तो प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है। फिर क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यही कहता है कि जिस चीज में बच्चे की रुचि हो उसको ध्यान ज्यादा दिया जाए, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाए, लेकिन जिस विषय में उसकी ज्यादा रुचि हो उसको ज्यादा पढ़ाया जाए। ठीक है, उसमें उसको अवसर दिया जाए। जैसे आप समझिए कि अगर किसी की क्रिकेट खेलने में रुचि है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो क्रिकेट ना खेले, थोड़ी सी अपनी पढ़ाई कर ले, फेल का रिजल्ट ना आने पाए, सेकंड डिवीजन ही आ जाए, लेकिन अपने क्रिकेट को ज्यादा वो ध्यान दे, हो सकता है उसी में उसका भविष्य बहुत अच्छा बन जाए, दूसरा विराट कोहली तैयार हो जाए, है ना। तो रुचि का सिद्धांत भी हमें फॉलो करना चाहिए। आइए लोकतांत्रिक सिद्धांत, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि जब हम क्लास में जाएंगे तो लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन करेंगे, तानाशाही व्यवस्था का नहीं। तानाशाही डिक्टेटरशिप नहीं दिखाएंगे। डिक्टेटरशिप कहने का मतलब हम अपने विचारों को बच्चों के ऊपर नहीं थोपेंगे, नहीं लागू करेंगे। बच्चों के हिसाब से हमको चलना होगा, लेकिन सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं। जिस प्रकार लोकतंत्र में जनता शासन करती है, उसी प्रकार क्लास में बच्चों का शासन होना चाहिए। मतलब बच्चों के हिसाब से, बच्चों की रुचि के हिसाब से, बच्चों की क्षमता के हिसाब से एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए और बच्चों की भलाई में, ताकि वो भविष्य में अच्छा कर सके, कुछ बन सके, उस टाइप का ज्ञान या उस टाइप की बातें बच्चों से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लोकतांत्रिक सिद्धांत। एक होता है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण कहने का मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिर होता है सोशल डेवलपमेंट, फिर होता है इमोशनल डेवलपमेंट, फिर होता है मोरल डेवलपमेंट, फिर होता है लैंग्वेजिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। तो ये सारे डेवलपमेंट क्लास में ही करने हैं। आप उसके दूसरे माता पिता हैं, आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार बच्चे की भी भाषा होगी। आप जिस प्रकार से रूप रंग आकार अपना करके आएंगे, जिस प्रकार से आपका वेशभूषा होगी, उसी प्रकार से बच्चे भी उससे प्रेरणा लेंगे। एक शिक्षक बच्चे के लिए आदर्श होता है, इसलिए आपको आदर्शवान होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी भी किसकी है? मानसिक विकास की जिम्मेदारी, शारीरिक विकास की जिम्मेदारी। उसे सिखाओ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं अच्छा है। ये सब शिक्षक ही तो सिखाएगा
क्या सही तरीका है काम करने का, क्या नहीं है, समाज में कैसे रहना है, मिलपट के रहना है, बड़ों का सम्मान करना है, भाईचारे की भावना से रहना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। और संवेगात्मक विकास, क्रोध करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्रोध को सकारात्मक रूप से कैसे, एक दिन गुस्सा आ जाओ तो आज मैं पूरी किताब पढ़ जाऊंगा, एक दिन गुस्सा आ जाओ कि मुझे फर्स्ट आना है, तो गुस्से को सकारात्मक रूप से आप ले लो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों को बदल नहीं सकते हो, बच्चों को समझा नहीं सकते हो। तो सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, बच्चों की होती है। मतलब टीचर के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, इसकी भी जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। आई थिंक ये जो सिद्धांत है ना। देखो मोबाइल जो है एक डिस्टरबेंस का एक साधन है ना। तो जैसे पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी एक दो कॉल आ जाती है तो थोड़ा सा ध्यान उधर चला जाता है, तो ऐसा मत समझना कि डिस्टरबेंस हो रही है तो कॉल को कट करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा कंसंट्रेशन पूरा पढ़ाने पे ही है आप लोगों को, ताकि आप सीटेट में खूब अच्छे मार्क्स पा सको। ठीक है भैया। तो ये जो 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शंस के रूप में आते हैं कि एक अच्छे शिक्षक को निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, क्लास में रुचि बनाए रखना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए, सर्वांगीण विकास का जिम्मेदारी, या ये सभी, तो आपको ये सभी टिक लगाना है। तो ये हो गया बाल केंद्रित शिक्षण के कुछ सिद्धांत। आइए अब देखिए, हम आपसे बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा की तुलनात्मक अध्ययन। अगर मैं इसको आपको कह दूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से पढ़ लीजिएगा तो ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसको पढ़ाने से मैं भी पढ़ूंगा जो लिखा है और आसान शब्दों में लिखा है, तो इसमें समय ज्यादा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बगल हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आई थिंक आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप इसको समझ सकते हैं। इसकी तुलनात्मक अध्ययन जो मैंने किया है इसको आप पढ़ लीजिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। प्रगतिशील शिक्षा की कुछ विशेषताएं अपनी होती हैं, है ना। प्रगतिशील शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो सुधरा हुआ होता है, पक्षपात की भावना नहीं होती है उसके अंदर, है ना। फिर क्या है, पूर्वाग्रह नहीं होता है और लैंगिक भेदभाव नहीं होता है। तो ठीक, प्रगतिशील शिक्षा में भी बहुत सी बातें हम आपको बताते हैं कि क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील क्लासेस क्या होती हैं। आइए देखिए, जल्दी से मैं इसको पढ़ता हूं कि प्रगतिशील शिक्षा पे सबसे ज्यादा जो काम किया वो जॉन डेवी ने काम किया। किसने काम किया? जॉन डेवी ने। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने यहीं से गोला कर दिया कि प्रगतिशील शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम किसने किया? जॉन डेवी ने। अब देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि प्रगतिशील शिक्षा में लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, जो भी आप कह लें, मूल्यों पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा की यह अवधारणा है कि शिक्षा बालक के लिए है, शिक्षा के लिए नहीं। मतलब क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की यह अवधारणा है कि शिक्षा बालक के लिए है, शिक्षा के लिए बालक नहीं, शिक्षा के लिए बालक नहीं। ठीक है, पीपीटी है, बनाते हैं, जो कंटेंट वाले होते हैं वो लोग बनाते हैं, तो कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। सपोज दैट हम शिक्षा की जगह पैसे को रखते हैं, तो मनुष्य पैसे के लिए नहीं है, बल्कि जो पैसा है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। मनुष्य साध्य है और जो पैसा है वो क्या है? साधन है। ठीक है, अर्थात बालक महत्वपूर्ण है शिक्षा से ज्यादा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा। फिर देखिए, शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों का स्थान खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ठीक, उसके सहयोग के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, बिना शिक्षक के शिक्षा कैसे दी जा सकती है? बच्चे का महत्व ज्यादा है लेकिन शिक्षक की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर देखिए क्या है, वह ध्रुव का काम करता है तथा बालकों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक ही बच्चों के लिए एक एटमॉस्फेयर डेवलप करता है कि बच्चे सीख सकें, समझ सकें, अपनी बातों से, अपने बात करने की कला से, अपने पढ़ाने की कला से। शिक्षक कलाकार होता है ना। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन डेवी ने शिक्षा में 2 तत्व विशेष माने, रुचि और प्रयास। ठीक है, जॉन डेवी ने कहा कि प्रगतिशील शिक्षा की दो बातें जरूर होनी चाहिए, एक रुचि और एक प्रयास। बच्चे को प्रयास करने का मौका दिया जाना चाहिए, बार बार अवसर दिया जाना चाहिए, और उसकी रुचि पर
बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए, जबरदस्ती उससे कोई काम हमें नहीं करवाना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षक को बालक की योग्यताओं पर दृष्टि रखते हुए निर्देशित करना चाहिए। मतलब आप देखते रहिए कि किस बच्चे की क्या योग्यता है। सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना है, लेकिन सभी बच्चों से हमें मतलब अलग अलग उपेक्षा रखनी है। प्रतिभा उपेक्षाएं तो हमारे अपेक्षा, उपेक्षा नहीं अपेक्षा, ठीक है। तो बच्चों से हमें जो अपेक्षाएं हैं वो हमारी एक जैसी कैसे हो सकती हैं? हमको पहचानना है लेकिन बोलना नहीं है। प्रतिभाशाली से अपेक्षा हमारी है कि वो टॉप करेगा, मंदबुद्धि से अपेक्षा हमारी ये है कि वो अपने स्थान से एक स्थान ऊपर आएगा, सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। सामान्य बुद्धि वाले को हम प्रतिभाशाली बनाने की कोशिश करेंगे। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक को बालक की योग्यताओं पर दृष्टि रखते हुए निर्देशित करना चाहिए। किस योग्यता का है, किस क्षमता का है, उसी प्रकार से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। अब मंद बुद्धि के बच्चे को आप कह दो कि ठीक है, इंग्लिश के लिए रेड एंड मार्टिन पढ़ लो, तो उसको तो नहीं समझ में आने वाली है रेड एंड मार्टिन की बुक, ठीक है। ये फिर देखिए कि प्रत्येक बालक को उसकी बौद्धिक क्षमताओं से अवश्य अवगत कराना चाहिए। मतलब उसे ये नहीं बताना चाहिए कि तुम जड़ बुद्धि के हो, मंद बुद्धि के हो। उसे मतलब ये बता दो कि बेटा थोड़ा तुम धीरे सीखते हो, इसलिए मैं तुम्हें 2-4 दिन का समय दे रहा हूं, तुम सीख करके आओ। इट मीन्स उसे कंफर्टेबल बनाना है, ठीक है। उसे क्या बनाना है? कंफर्टेबल बनाना है, आरामदायक उसे बना देना है। वो अपने आप को, अपनी कमियों को भार ना समझे, अपनी कमियों को वो हीनता की भावना से ना ले, हीनता से ग्रसित ना होने पाए। फिर क्या है? बालक को ऐसे काम देने चाहिए जिससे उसके मानसिक क्रिया में गति आए। मतलब कुछ सोचने से संबंधित, कल्पना से संबंधित ऐसे साधारण काम उसे ना दे दो, कुछ ऐसे काम दो कि उसकी मानसिक गतिविधियां भी तेज हों। देखो ये जो मैं बता रहा हूं वो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ही बता रहा हूं कि क्या क्या क्लास में अगर आप करते हो तो प्रगतिशील शिक्षा को फॉलो करते हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को समाज का सेवक कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक क्या है? समाज का सेवक है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप ही शिक्षा को अनिवार्य व सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। अनिवार्य का मतलब सबके लिए, सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह इसको स्थापित किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि RTE है ना, यहां लिखता हूं, यहां ज्यादा दिखेगा। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में लाया गया है ना। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया और 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। ये कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दी जाएगी। तो कई प्रयास ऐसे किए गए, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा को बनाया गया है। तो ये कुछ बातें हमने आपसे की कि प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है, किन किन बातों का ध्यान एक शिक्षक को रखना चाहिए अगर वो प्रगतिशील शिक्षा को फॉलो करना चाहता है। तो इसी के तहत आपने एक चीज और पढ़ा होगा, 2000 जहां तक अगर मैं सही हूं मुझे याद है तो 2000 या 2001 के सेशन में ये आया, सर्व शिक्षा अभियान। एक नटराज की पेंसिल है, आगे एक लड़की बनी हुई है और पीछे एक लड़का बना हुआ है, ठीक है। सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। एक नारा दिया गया था ना, सब पढ़ें और सब बढ़ें। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे ही निश्चित रूप से। सर्व शिक्षा अभियान ये आया, ठीक है। तो ये मैंने अलग से रखा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये टारगेट किया गया था कि 2010 तक भारत के 99 कह सकते हो, 100% बच्चों को, ऐसे कह दो 100% बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। क्या करना था? प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसे हमें प्रदान करना था, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ है? थैंक यू। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो आप किसी चीज को पढ़ तो लेते हो, समझ तो लेते हो, लेकिन उसको क्वेश्चन के रूप में भी देखना सीखो। अच्छा ये भी होगा कि हम क्वेश्चन लेकर के आए, जो टॉपिक पढ़ाएं और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो ले आएं।
कुछ संभावित प्रश्न जो हम लोग तैयार कर रहे हैं उसको भी लेकर आएं। मैं जानता हूं ये बात आपके मन में आ रही होगी, तो उसको भी कराया जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन उसका भी एक अपना समय होगा। एग्जाम के 1 महीने पहले या 20 दिन पहले से वो सारे काम हैं वो चालू होंगे। फिलहाल ये क्लास जो मैंने आपको समझाई इसकी नोट्स बना लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। जब भी वो देखा जाएगा आपको उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। मेहनत करते रहिए। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।